नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पद परिचय बताऊंगी। पद परिचय जो कि कक्षा 10वीं में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं, यानी कि 4 नंबर निश्चित है अगर आप अच्छे से पद परिचय समझ लें तो। ठीक है, तो आइए हम पद परिचय सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ दिया हुआ है, ध्वनियों के संयोग से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराए वह शब्द कहलाता है। सबसे पहले पद परिचय सीखने के लिए हमें शब्द, पद और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब जानना जरूरी होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जैसे कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द आपको पता है कि ध्वनियों का ऐसा संयोग से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराए। अगर जहाँ अर्थ नहीं हो वहाँ शब्द नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि एक शब्द है कलम और उसी में से निकल के आता है कमल, तो 2 शब्द हो गए। लेकिन लकम ये कोई शब्द तो नहीं हुआ, तो उसके बाद होता है पद। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। ठीक है, और पद परिचय के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। जिस प्रकार की हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें 8 होते हैं। क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। उसी तरह यहाँ है, देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, मैं आपको सब थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ ताकि पद परिचय बनाने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम संज्ञा में। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें दिया हुआ है, राम अयोध्या के राजा थे। ठीक है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है। ईमानदारी मनुष्य को महान बनाती है। बच्चा खेल रहा है, इसमें सब संज्ञा है। तो संज्ञा होते कितने प्रकार के हैं? जो इसमें रेड इंक से जो लिखा हुआ शब्द है सब संज्ञा है। तो संज्ञा होते हैं कितने प्रकार के? मुख्यतः संज्ञा होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा हम उन्हें कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से उसी प्राणी, स्थान, वस्तु के पूरे जाति का बोध हो। जैसे मनुष्य एक जाति है और मोहन एक लड़का है। जैसे मोहन एक लड़का है, ऐसे समझिए, मोहन एक लड़का है, तो मोहन हो गया व्यक्तिवाचक, लड़का हो गया जातिवाचक। जैसे पटना एक शहर है, पटना हो गया व्यक्तिवाचक, शहर हो गया जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि शहर पूरे सारे शहरों के जाति को बता रहा है और पटना सिर्फ एक शहर है। मोहन पूरे लड़कों की जाति को तो नहीं बता रहा, सिर्फ एक लड़का है मोहन, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा और लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार है भाववाचक। भाववाचक जो है वह उन्हीं व्यक्ति, प्राणी, वस्तु इत्यादि के दशा, दोष, अवस्था को जताता है, भाव को बताता है। जैसे गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। सत्य, अहिंसा ये भाव हो गया। क्रोध भाव हो गया। लिखावट भाव हो गया। इसके बाद बुढ़ापा भाव हो जाता है। हरियाली, इसी प्रकार बचपन, जवानी, ये सब भाव हो जाता है। ठीक है, फिर द्रव्यवाचक है, जो ऐसी ऐसी चीज़ें जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसे इस
जितनी सामग्रियाँ होती हैं उसको हम द्रव्यवाचक कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि। समूहवाचक भीड़, सेना, कक्षा इत्यादि समूहवाचक। ठीक है। ज़्यादातर परीक्षा में क्या आता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, संज्ञा के बाद सर्वनाम, उसके बाद मैं लिंग वचन कारक भी आपको बताऊंगी। पहले हम आते हैं सर्वनाम में। यहाँ देखिए सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये तो आप 1-2 क्लास से पढ़ रहे हैं। इनके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक संज्ञा जो होते हैं उनके 3 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? उत्तम पुरुष, इसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिए क्या क्या है? मैं, हम, हमारा इत्यादि। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुम, तुम्हारा। अन्य पुरुष में वह, उसका, उनका इत्यादि। ठीक है। तो ये यदि आएगा आपका संज्ञा, जैसे यह मैं आ गया, मैं एक लड़का हूँ, तो मैं के नीचे अंडरलाइन है कि आपको इसका पद परिचय बताना है, तो आप कहेंगे यह सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष है। इसको प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं। उसके बाद यह मैं क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग कैसे पता चलेगा? पूरा वाक्य पढ़ना पड़ेगा, तब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता चलेगा, क्योंकि मैं स्त्रीलिंग में भी होता है, पुल्लिंग में भी होता है। ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुष, तू, तुम, तुम्हारा, वह, उसका, यह, ये सब उत्तम पुरुष। ठीक है। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम में वह, यह होता है। वह मेरी पेंसिल है, यह मेरा घर है, यह मेरी बहन है। निश्चित जहाँ बोध हो वहाँ निश्चयवाचक। अनिश्चय में अनिश्चितता का बोध होता है, जैसे दाल में कुछ पड़ गया है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक। इसी प्रकार संबंधवाचक में 2 वाक्यों का संबंध होता है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो ईमानदार होता है वह हर जगह सम्मान पाता है। जो, वह, जैसा, वैसा, ये संबंधवाचक। फिर प्रश्नवाचक में हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे दरवाजे पे कौन खड़ा है, बृहस्पतिवार के दिन आप क्या खाते हैं, उसके साथ कौन गया, इन पुस्तकों में से कौन सी चाहिए। ठीक है। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में खुद, स्वयं ये आता है। मैं खुद यह काम करूँगा, भिखारी अपने आप चला गया, मैंने स्वयं अपना गृह कार्य किया, ये सब आपका हो जाता है निजवाचक। ठीक है। इसके बाद आइए विशेषण जानते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये तो आपको पता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो गुणवाचक विशेषण जो है वह गुण बताता है, अवगुण भी बताता है। गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं। सुंदर, खराब, परिश्रमी, आलसी, ये सब गुणवाचक। परिमाणवाचक, जहाँ पर कि नाप तौल होता है वह परिमाणवाचक। 4 लीटर पानी, 1 किलो आटा इत्यादि। संख्यावाचक, जहाँ संख्या का बोध होता है, 4 परिवार, दूसरा स्थान इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बच्चा उसका है, यह कलम मेरी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ, यहाँ संज्ञा है, यहाँ सर्वनाम है। सर्वनाम पहले आता है, उसके बाद संज्ञा है और उसके बाद भी यहाँ सर्वनाम है। देखिए तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। यह सर्वनाम है, कलम संज्ञा है, मेरी क्या है? मेरी भी सर्वनाम है। तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। इसी प्रकार क्रिया में 2 ही क्रिया ज़्यादातर आता है परीक्षा में, सकर्मक और अकर्मक। जहाँ चलना, दौड़ना, सोना, हंसना इत्यादि है तो अकर्मक। जहाँ पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, यदि हम अपने हाथों से कोई कार्य कर रहे हैं तो सकर्मक, नहीं कर रहे हैं तो अकर्मक। इस तरह का हम मानकर चलते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका क्रिया विशेषण। तो ये तो अव्यय है।
अविकारी शब्द जो 4 होते हैं, 4 विकारी होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं लिंग वचन कारक के आधार पर, और 4 अविकारी होते हैं जिनको हम लिंग वचन कारक के आधार पर बदल नहीं सकते। तो कौन से 4 विकारी होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी होते हैं। और ये 4 क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी यानी अव्यय होते हैं। तो इनसे अगर पद परिचय में कुछ पूछा जाए तो हमको ज़्यादा नहीं लिखना होता है। आप क्रिया विशेषण अव्यय लिख दीजिए, समुच्चय बोधक अव्यय, आप लिख दीजिए विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। तो जैसे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक। हम इसको ऐसे भी समझते हैं, रीतिवाचक में जो है यह धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, अवश्य, फटाफट, मतलब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा आपके मन में, कैसे, कैसे है तो रीतिवाचक। स्थानवाचक कहाँ है तो स्थानवाचक, बाहर, सामने, अंदर, इधर उधर। कालवाचक मतलब कब, रात भर, प्रातः, कल, हर समय। तो कब, जहाँ कब प्रश्न का उत्तर आए वह कालवाचक। जहाँ परिमाणवाचक मतलब जहाँ पर मात्रा का बोध हो, थोड़ी सी, कम, जितना, उतना, मतलब परिमाणवाचक में किस प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा, कितना का। तो एक बार और समझिए, ये रीतिवाचक में क्या, कैसे। स्थानवाचक में क्या प्रश्न आएगा आपके मन में, स्थानवाचक कहाँ। कालवाचक में क्या, कब। और परिमाणवाचक में क्या रहेगा, बताइए, परिमाणवाचक में रहेगा कितना। ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, संबंध बोधक अव्यय है। तो संबंध बोधक में कुछ शब्द होते हैं जो उसमें रहते हैं, जैसे देखिए, संबंध बोधक अव्यय के भेद भी हैं, सामान्य संबंध बोधक, विभक्ति युक्त संबंध बोधक। तो ये सब उतना नहीं आता है, बस इसके कुछ शब्द आते हैं। जैसे मैं शब्द आपको यहाँ बता रही हूँ, के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के निकट, के भीतर, के पहले, ये सब देखिए कुछ शब्द हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। ये संबंध बोधक में इन शब्दों को अंडरलाइन किया जाएगा। तो आप केवल लिख दीजिएगा संबंध बोधक अव्यय, बस आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसी तरह से समुच्चय बोधक के कुछ शब्द हैं, देखिए, और, एवं, तथा, जो, कि इत्यादि। ठीक है। ये सब शब्द जब आएगा आप वहाँ लिखिएगा समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद आपका है विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक अव्यय। ये भी अव्यय है। इसमें क्या होगा, एक ऐसा चिन्ह रहेगा, इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, और हिंदी में कहते हैं इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह। ये चिन्ह आप पकड़िएगा। चिन्ह आ गया, बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है, हे भगवान हमारी सहायता करो। यहाँ हम आग्रह कर रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए, आश्चर्य, छी छी कितनी गंदगी है। तो इस तरह का जहाँ शब्द होगा या क्या लिख देंगे आप, विस्मयादिबोधक अव्यय। मिल गया आपको 1 नंबर। ठीक है। तो जहाँ अव्यय होगा, विस्मयादिबोधक है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और क्रिया विशेषण है। इन अव्ययों में आप केवल लिखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय। बताना आपको 3-4 चीज़ें कहाँ बतानी है। अच्छा, क्रिया होगा तो आप लिख सकते हैं क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्म या अकर्मक क्रिया। ठीक है। विशेषण होगा तो आप लिख सकते हैं विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक या संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम में आपको क्या बताना होता है, उसका भेद भी बताना होता है, और लिंग, वचन और कारक भी बताना होता है। ठीक है। तो लिंग तो आपको पता है, वाक्य जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन भी आपको पता है, वचन एक वचन है या बहुवचन है। जहाँ एक का बोध है तो एक वचन, ज़्यादा का बोध है तो बहुवचन। तो आइए हम 2, 4, 5 आपको बताते हैं वाक्य जिसमें कि आप पद परिचय बना सकें। अभी तक तो मैंने बताया कि कैसे बनाना है, क्या क्या लिखना है। अब देखिए, 1 नंबर में है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी थी। ठीक है।
तो रानी लक्ष्मीबाई मान लीजिए अंडरलाइन किया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई का आपको पद परिचय बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और उसके बाद स्त्रीलिंग है, रानी लक्ष्मीबाई है तो आपको पता है स्त्रीलिंग है। लक्ष्मीबाई क्योंकि एक का बोध हो रहा है तो एक वचन है, बस मिल गया आपको एक नंबर। झांसी क्या है, मान लीजिए झांसी की आ गया तो झांसी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग है। झांसी की है तो स्त्रीलिंग है और संबंध कारक है, यहाँ पर का के की संबंध कारक होता है और एक वचन है। महारानी, महारानी भी जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग और एक वचन। इतना लिख दीजिएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर अंडरलाइन किया रहता है, जैसे सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे हैं, तो मान लो सरोवर में को अंडरलाइन किया हुआ है कि इसका आप पद परिचय बताइए। तो सरोवर में का क्या होगा, सरोवर होगा जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, में है, में पर अधिकरण कारक होता है। कमल पुष्प में मान लीजिए अंडरलाइन किया हुआ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है। कमल पुष्प बहुवचन है, कर्म कारक है, ठीक है। खिल रहे हैं तो खिल रहे हैं, खिलेंगे तो क्रिया है, खिल रहे हैं मतलब कुछ कार्य कर रहे हैं तो सकर्मक क्रिया है। खिल रहे हैं, वाक्य पढ़िए, बहुवचन है, पुल्लिंग है, ठीक है। वाच्य कोई जरूरी नहीं, आप बता भी सकते हैं कि कर्तृवाच्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पर मान लीजिए अंडरलाइन किया हुआ है तो प्रधानमंत्री जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, बस एक नंबर मिल जाएगा आपको। नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन। अच्छा, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसका जातिवाचक क्या होगा, शहर, ठीक है। अगर यहाँ शहर रहता तो जातिवाचक हो जाता, ठीक है। इसी तरह से रहते हैं, रहना क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्तृवाच्य है, ठीक है। इसी प्रकार आपको संज्ञा, क्रिया और विशेषण, संज्ञा और क्रिया ज़्यादातर है, देखिए विशेषण जहाँ होता है वहाँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि संज्ञा और क्रिया तो आप देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है, क्रिया विशेषण कालवाचक, केवल यहाँ लिख दीजिए क्रिया विशेषण अव्यय तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। प्रतिदिन, कब, यहाँ कब का उत्तर मिल रहा है ना, कब, कब आ गया तो क्रिया विशेषण हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय भी आप लिख सकते हैं, कोई आपका एक नंबर नहीं काटेगा। श्रेया सुंदर लड़की है, सुंदर गुणवाचक विशेषण मिल गया आपको, लड़की सुंदर विशेषण का विशेष्य स्त्रीलिंग। तो रावण दुष्ट राजा था, रावण और दुष्ट दोनों का बताना है, तो दुष्ट विशेषण का विशेष्य है एक वचन, पुल्लिंग, और दुष्ट क्या है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है। इसी तरह श्रेयांशी 12वीं कक्षा में पढ़ती है, 12वीं संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन। कक्षा, कक्षा वही 12वीं विशेषण का विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है, ठीक है। इसी प्रकार आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ है मैं रोज़ धीरे धीरे चलता हूँ, मान लो यहाँ धीरे धीरे के जगह पे लिखा हुआ हो, अंडरलाइन किया हुआ हो, तो देखिए यहाँ धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक विशेषण, यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ केवल क्रिया विशेषण अव्यय लिख दीजिएगा तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ अव्यय हो वहाँ क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय लिख दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ है आह, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, आह विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ हर्ष सूचक लिखा हुआ है पर ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप बस इतना लिखिए, आपको एक मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको मैंने बताया, एक चीज़ इसमें रह गया जो आता है एग्ज़ाम में, निपात, निपात भी आपको जानना चाहिए। देखिए, जहाँ वाक्य में वे अव्यय
शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं। निपात में बल देते हैं मतलब वो रहे तो ठीक, ना रहे तो भी कोई ज़रूरी नहीं कि उसको रखना ही है, बस वही निपात होता है। इसको आम भाषा में समझिए। जैसे विशाल आज ही घर जा रहा है, विशाल आज घर जा रहा है तो ये भी ठीक रहता, लेकिन ही घर जा रहा है तो बल दे दिया, ही निपात हो गया। उसके साथ तमन्ना भी जाएगी, मान लो भी पे अंडरलाइन है तो आप केवल निपात लिख के छोड़ दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। वह अभी तक नहीं आया, तक, तक में यहाँ जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, तो तक जो है वह क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। इसकी कीमत मात्र 2 रुपये है, तो मात्र यहाँ निपात हो जाएगा। केवल निपात लिख दीजिए आप, अव्यय भी नहीं लिखना है, केवल लिख दीजिए निपात, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए पद परिचय इतना ही। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।